हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। आप सभी को पता है हमने जो एसएससी चाहे रेलवे चाहे एचएसएससी कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं जीके के, जनरल अवेयरनेस के, उसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपको उन्हें समझने में आपकी आसानी हो सके और आप एग्जाम में उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। ओके, तो इसीलिए इन वीडियो में हम क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसका पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसके बाद काफी ज्यादा कमेंट्स आए मेरे पास कि इसका मैं पार्ट नंबर 2 लेकर आऊं एमसीक्यू टाइप में। ठीक है, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम उसका पार्ट 2 कवर करेंगे। इसके अलावा एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चन कवर करेंगे वो सारे हमने इंग्लिश फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, लेकिन उनको हम एक्सप्लेन हिंदी में करेंगे ताकि जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम उन दोनों को इससे बेनिफिट हो सके। ओके, आज की इस वीडियो में जितने भी जो क्वेश्चन होंगे वो सारे सभी टॉपिक से कवर किए गए हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, ठीक है, चाहे साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे करंट अफेयर, उन सभी से कवर किए गए हैं ताकि आपको उससे बेनिफिट मिल सके और आपके सारे के सारे जो टॉपिक आपके कवर हो सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें हम आपको बताया था कि आप अगर चाहो तो जितने भी जो करंट अफेयर है, जो जीके के क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट वीडियो अपडेट, जॉब्स अपडेट और एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगर आप उन्हें अपने व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन हेल्पलाइन से लिखकर सेंड कर दीजिए। लेकिन मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई, मैंने उनको जो हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसमें ऐड भी कर दिया है, लेकिन उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मुझे पर्सनली मैसेज मत कीजिए क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा मैसेज होते हैं कि उनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी पूछना होता है आप वीडियो के कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, आपको यहाँ पर तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। आप पीछे जितने भी कमेंट्स है सभी चेक कर लीजिए, सभी के मैंने उनके रिप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनली मैसेज मत कीजिएगा और कॉल भी मत कीजिएगा। ठीक है, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन आप समझ सकते हो इतनी ज्यादा कॉल अटेंड करना मतलब पॉसिबल नहीं है एक दिन के अंदर। ठीक है, इसलिए मैं आगे स्पेशल सर्विस स्टार्ट करूँ जिसमें आपको मैं फिक्स टाइम दूंगा, जिसमें आप कॉल कर कर मुझसे जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहो आप वहां पर ले सकते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं आपका थैंक्स चाहूंगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि वीडियो में पूछते हैं, हमारी ये ई बुक रेडी हो चुकी है। ठीक है, और परसों से इसको हम आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे और वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो हम हर वीडियो में जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका राइट आंसर कमेंट्स के थ्रू देते हैं। हर वीक हम 5 लकी विनर अनाउंस करेंगे। परसों पिछले जो वीक है उसके जो लकी है विनर है उनका नाम अनाउंस कर देंगे और उनको ये जो फ्री ई बुक है उन्हें उनके ईमेल्स के थ्रू उन्हें मिल जाएगी। तो ठीक है, तो प्लीज आप इसके लिए वीडियो को देखते रहिए और जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं उसका आंसर देते रहिए। वीडियो के बीच में कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए और इससे आपको ही बेनिफिट है, तो इसके सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो ये लीजिए आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था जो क्वेश्चन हम लिखेंगे सारे इंग्लिश मीडियम में लिखे गए हैं और उनको एक्सप्लेन हिंदी मीडियम में करूंगा। ओके, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीए, कि पीडीए की फुल फॉर्म क्या है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है पीडीए। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हम चारों ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, सेकंड पर्सनल डाटा एडिशन, थर्ड पर्सनल डिजिटल एडिशन और लास्ट फेरिफल डिजिटल असिस्टेंट। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं पीडीए आखिर है क्या। देखिए, पीडीए क्या है, पीडीए एकदम मोबाइल डिवाइस है जो कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उनको मैनेज करने के रूप में ये यूज किया जाता है, उनको ये मैनेज करता है कंप्यूटर या पीसी के अंदर। ठीक है, इसको हम इसके अलावा पीडीए के अलावा इसको आप हैंड हेल्ड पीसी या पर्सनल डाटा असिस्टेंट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो पीडीए है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, यानी ये जो पीडीए है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये कहां से निकला था, तो ये निकला था पर्सनल डेस्कटॉप असिस्टेंट से। ठीक है, जो कि एक एप्लीकेशन है जो कि हमारे जो कंप्यूटर है उसके यूजर को मतलब जो क्विक रिस्पॉन्स होता है उसके लिए ये प्रोवाइड करवाता है। मतलब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इससे हम जो भी कमांड करते हैं कंप्यूटर के अंदर उसको हमें
बहुत जल्दी यानी क्विक रिस्पॉन्स हमें इससे प्राप्त होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्जाम में आते हैं, पीडीए। इसके अलावा बहुत सारे फुल फॉर्म और भी हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके अलावा सीपीयू की आपको पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं डीटीएस की फुल फॉर्म। ठीक है, डीटीएस की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप सिस्टम। इसके अलावा एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है? एचटीएमएल फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अलावा लैन लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की तरह बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है वैन, WAN, इसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा रैम और रोम आपने दो शब्द सुना होगा। ठीक है, जब भी हम कोई नई मोबाइल परचेज करते हैं तो सबसे पहले इसकी हम रैम देखते हैं, 1 GB 2 GB कितने हैं, या रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रोम है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रोम की रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके अलावा आपने सुना होगा जो हमारी जितने भी जो एग्जाम होते हैं उनकी जो OMR सीट होती है, आपने सुना होगा OMR सीट। तो OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थी कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप इन सभी को प्लीज नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 2, सिचुएशन एनालिसिस इज यूजफुल फॉर। कि जो सिचुएशन एनालिसिस है ये किसके लिए लाभदायक होता है? ठीक है, तो हमारा जो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो बैंकिंग क्षेत्र में ज्यादा आते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। लेकिन आजकल जो एसएससी एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी इकोनॉमिक्स के काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। पीछे जो एग्जाम होता है 7 जनवरी को, उसमें 25 में से 6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आए हुए थे। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की एनालिसिस करने के लिए, या ये एफ नहीं है यहाँ पर, ये स्वॉट एनालिसिस है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। थर्ड है कैपिटल मार्केट, और फोर्थ है एनालिसिस ऑफ कैपिटल मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट बोलते हैं जो पूंजी बाजार होता है उसका विश्लेषण करने, या पूंजी बाजार के लिए, या सॉफ्ट एनालिसिस, या एनालिसिस ऑफ कैपिटल मार्केट। इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? तो इन चारों में जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 2, स्वॉट एनालिसिस। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं जो स्वॉट है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब क्या होता है? थ्रेट्स। यानी ये जो स्वॉट ये किस लिए यूज होता है? किसका एनालिसिस करने के लिए? देखिए, जितने भी जो कोई भी संगठन हो, ठीक है, कोई भी ग्रुप हो, उसकी जो आंतरिक शक्तियां होती है, ठीक है, और उसकी जो कमजोरियां होती है, या फिर जो कोई भी ग्रुप है, ठीक है, कोई भी संगठन है, उसके सामने जितनी भी जो प्रॉब्लम वो फेस करता है, ठीक है, चाहे वो आउटर प्रॉब्लम हो चाहे इनर प्रॉब्लम हो, जितनी भी चुनौतियां होती है उनका जो एक बोलते हैं ना, जिसे क्रिकेट में यूज करते हैं, एक रणनीतिक रूप में जो अध्ययन किया जाता है उसके निरीक्षण को बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, तो सिचुएशन एनालिसिस क्या होता है? ये इसके लिए यूजफुल होता है। यानी कोई भी ग्रुप, कोई भी कंपनी, कुछ भी मान लीजिए, उसकी जो उसकी आंतरिक शक्ति है, या उसकी जो कमजोरी है, या उसके सामने जितनी भी जो प्रॉब्लम आ रही है, उनका वो सामना करने के लिए जो एक रणनीति बनाता है, ठीक है, तो उसके रूप में उसका ध्यानपूर्वक जो निरीक्षण किया जाता है, उसके लिए ये यूजफुल होता है सिचुएशन एनालिसिस। ठीक है, द टोकन करेंसी यूजिंग कॉपर एंड ब्रास coins was modeled after which country? एग्जाम्पल बाय मोहम्मद बिन तुगलक। कि जो कॉपर और ब्रास, ठीक है, जो तांबा और पीतल की जो टोकन करेंसी चलाई गई थी, बनाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, वो कौन सी कंट्री के से उदाहरण लेकर उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। मतलब कौन सी कंट्री का आप बोल सकते हैं उसकी कॉपी कर या उसके बाद उसको देखकर मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी और पीतल के जो सिक्कों की जो टोकन करेंसी बनाई थी। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहले जापान, ग्रीस, चाइना और रसिया।
इसका जो आंसर है वो चाइना है। ठीक है, ये आपको सबसे पहले आपको मैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इसके रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, तो मोहम्मद बिन जो तुगलक था वो तुगलक वंश का एक शासक था, राजा था। तो सबसे पहले बात करते हैं जो तुगलक वंश था उसकी स्थापना किसने की थी। देखिए, तुगलक वंश की स्थापना की थी गियासुद्दीन तुगलक ने, और इसका जो कार्यकाल था, ठीक है, तुगलक वंश का वो था 1320 से लेकर 1398 के बीच में। ठीक है, तो गियासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था तुगलक वंश का। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक वहां का शासक बना था, और मोहम्मद बिन का जो असली नाम था वो था जुना खां। ठीक है, लेकिन ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, मतलब इसकी जो माइंड था ये जैसे काम करता था, मतलब इसकी जो रणनीति थी शासन करने की, जो राजनीतिक इसकी सोच थी, उसके कारण मतलब काफी लोग इसे पागल बोलते थे। ठीक है, और ये मतलब बहुत ज्यादा अत्याचार करता था, जिससे भी ये सामना करता, जिससे भी देश के साथ, कंट्री के साथ इसका युद्ध होता था, दूसरे राज्य के साथ, इसलिए इसको मतलब रक्त पिशासु भी कहा जाता है, रक्त पिशासु और पागल। लेकिन इसका जो दिमाग था, ठीक है, उसके कारण उस टाइम का जो मध्यकालीन टाइम था, उसके टाइम में ये सबसे ज्यादा जो शिक्षित और विद्वान राजा माना जाता है उस टाइम का। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही जब इसका शासन था, एक यात्री था, ठीक है, उसका नाम था इब्न बतूता, जो कि अफ्रीका मोरक्को का यात्री था। वो इसके टाइम में ही यहाँ पर इंडिया में आया था। वो आया था 1333 के अंदर। ठीक है, और बाद में इतना मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का लोकप्रिय बन गया था कि इसे 1342 के अंदर इसको चीन में भेजा गया था, वहां पर राजदूत बनाकर। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि इब्न बतूता कौन सी कंट्री का था, तो वो था अफ्रीका मोरक्को का, और वो 1333 में इंडिया में आया था, और 1342 में इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में भेजा था। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मृत्यु कब हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। देखिए, इसकी मृत्यु हुई थी 20 मार्च 1351 को। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक से एग्जाम में कि इसने उस टाइम जो कृषि थी, जो खेती थी, उसके डेवलपमेंट के लिए इसने संस्था स्टार्ट की थी, उसका नाम क्या है। उसका नाम है अमीर ए कोही, जो आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके गुरु का नाम क्या था। इसके गुरु का नाम था शेख अलाउद्दीन। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ, चाइना। इसने चाइना की कॉपी करने के बाद ही, चाइना के एग्जाम्पल को देखने के बाद, इसने अपने राज्य में जो कॉपर और ब्रास थी उसके कॉइन्स की इसने टोकन करेंसी इसने लागू की। इसके अलावा आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि जो जापान है उसकी राजधानी क्या है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का। देखिए, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। ठीक है, और चाइना की राजधानी क्या है, इसके अलावा रशिया की, और इनकी जो करेंसी है वो कौन कौन सी है। देखिए, जापान की राजधानी आपको बता चुका हूं, टोक्यो, और इसकी जो करेंसी है वो है येन। ठीक है, येन। ऐसे ही चाइना की राजधानी क्या है, चाइना की राजधानी है बीजिंग, और इसकी करेंसी क्या है चाइना की, युआन। ठीक है, रशिया की राजधानी क्या है, मॉस्को, और इसकी जो करेंसी है वो है रूबल। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे संबंधित जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इन सभी को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। द कॉज ऑफ हार्ट अटैक इज, कि जो हार्ट अटैक आता है उसका कारण क्या है। सबसे पहले इसने ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया, सेकंड वायरस, थर्ड लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, और लास्ट इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट वर्किंग ड्यू टू अननोन रीजन। देखिए, इसका जो आंसर है, देखिए बैक्टीरिया के कारण भी हार्ट अटैक नहीं आता, वायरस के कारण भी नहीं आता, और इस लास्ट वाले ऑप्शन के कारण भी नहीं आता, कोई अननोन रीजन के कारण। जो हार्ट अटैक आता है उसका रीजन क्या होता है कि जो हार्ट के अंदर जो ब्लड वाली जो नली होती है उसमें जब ब्लड की सप्लाई खत्म हो जाती है, जो बंद हो जाती है, तो उसके बाद ही हार्ट अटैक आता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आपको हार्ट के बारे में थोड़ा मैं मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि ये हमारा हार्ट है, आपको पता है ऐसा हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
तो इस साइड ये राइट ऑरिकल होती है, ठीक है, जिसे हम आलिंद बोलते हैं, और नीचे ये जो वेंट्रिकल होते हैं इसको बोलते हैं हम नील्य, ठीक है। इस साइड ये लेफ्ट ऑरिकल और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी ये जो राइट ऑरिकल है इसके अंदर से, राइट ऑरिकल है ये ऊपर वाली, ठीक है, ये लेफ्ट और ये नीचे राइट वाली, दोनों वेंट्रिकल यानी नील्य। तो जो आलिंद होता है, ठीक है, उसमें तो ब्लड आता है और जो नील्य होता है उससे ब्लड निकलता है, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में एक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, उस आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, इसमें कैसे रक्त आता है, कौन सा ऑक्सीजन युक्त होता है, कौन सा शुद्ध होता है, कैसे वो अशुद्ध होता है, कैसे वो हमारे बाकी जो बॉडी है उसमें वो सप्लाई होता है यहाँ से फिल्टर होने के बाद। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट। ये जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। हमारा पहला ऑप्शन है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ प्रोटॉन। देखिए ये एक मान लीजिए एटम है, ठीक है, ये इसका नाभिक है। जो नाभिक होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर राउंड बाय राउंड इसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके एग्जाम में आ सकती है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इन पर आवेश कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। देखिए प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव होता है आवेश, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स बोलते हैं ना, इन पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो तीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनकी खोज किसने की थी, ठीक है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने, ठीक है, और जो प्रोटॉन है इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है, आपसे आपके एग्जाम में आ सकता है। और जो बच गए न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने सन 1932 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट एटम से संबंधित जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपने सुना एक एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, और एक मास नंबर होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है, कोई भी एटम है, ठीक है, उसके एटम के बीच में इसका नाभिक है और नाभिक में जो प्रोटॉन होता है उसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका जो नाभिक है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, उन दोनों को इकट्ठे होते हैं तो उनको बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या हुआ, जो भी जो नाभिक है उसमें जो प्रोटॉन है उसकी जो संख्या है ओनली उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम में आ सकता है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी ऐसे अलग अलग मान लीजिए आप एटम हो, कोई भी तो तत्व हो, धातु कुछ भी हो, उनके जब समान एटॉमिक नंबर हो, अगर उनके जो एटॉमिक नंबर है वो एक जैसे हो और उनका जो परमाणु द्रव्यमान है अगर वो अलग हो तो वो होते हैं आइसोटोप्स। इसके अलावा अगर उनके जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग हो और जो परमाणु द्रव्यमान है वो अगर सेम हो तो उसको बोलते हैं हम आइसोबार, ठीक है। इस बारे में डिटेल में वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसे हम साइंस की हमारी जो अलग सीरीज है उसके अंदर, ठीक है। तो इसे आप जितने भी मैंने बताया आप इसे नोट कर लीजिए, काफी एनफ है। द टर्म ऑफ मेंबर राज्यसभा इज क्या है, यानी जो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है। ऑप्शन नंबर 1 5 साल का, 6 साल का, 2 साल का, या फिर जो लोकसभा है उसके बराबर ही होता है। देखिए राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 ईयर, ठीक है। आपको पता है हमारी जो संसद है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी है, सबसे पहले लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। आपने सुना होगा राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, इसकी जो 1/3 सदस्य होती है, ठीक है। मान लीजिए टोटल अगर 99 सदस्य है तो उसके 33 सदस्य हर दूसरे साल वहां से वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि राज्यसभा के अंदर कुल कितने मेंबर होते हैं। देखिए राज्यसभा के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है वो 250 की है,
यानी 250 मेंबर्स की, लेकिन अभी फिलहाल 245 मेंबर है। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है या द्वितीय सदन, और जो लोकसभा है उसे निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, और राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और राज्यसभा जो सदस्य बनता है, सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है, जो मिनिमम एज होती है, वो होती है 30 साल। ठीक है, या फिर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, यानी राज्यसभा कब बनी थी। तो देखिए राज्यसभा बनी थी 3 अप्रैल 1952 को, और इसकी जो पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है, और कुछ ऐसे क्षेत्र है, ठीक है, जिनका राज्यसभा के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं है। वो कौन कौन से हैं, तो वो है सबसे पहले अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। ठीक है, ये है जिनके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, तो राज्यसभा की बात हुई। बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा के अंदर टोटल 552 सदस्य बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल 543 है। जो 552 है इसमें जो 530 है वो राज्यों से चुनकर आते हैं। ठीक है, और जो 20 है वो जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से, और जो 2 सदस्य है उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और जो लोकसभा के सदस्य बनते हैं वो बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो है 25 ईयर्स। ठीक है, नेम द फिजिस्ट अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर क्वांटम थ्योरी इन 1918। ठीक है, कि 1918 में क्वांटम थ्योरी के लिए, ठीक है, नोबेल पुरस्कार इसे मिला था। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है मैक्स प्लॉक, निल्स बोर, मैक्स प्लैंक और बर्न। इसका जो आंसर है वो है मैक्स प्लैंक। इसने ये थ्योरी प्रस्तुत की थी सन 1900 के अंदर। ठीक है, आपको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बता देता हूं कि इसने क्या डिस्कवर किया था अपनी इस थ्योरी के अंदर। ठीक है, देखिए आपको पता होगा जो रदरफोर्ड थे उन्होंने ये बताया था कोई भी एटम है, ठीक है, उसके अंदर ये इसका नाभिक है, तो इसके साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो इसके चक्कर लगाते हैं, तो वो अपने अंदर से जो एनर्जी होती है उसको एमिट करते रहते हैं। वो चक्कर लगाते लगाते लास्ट में आकर यहाँ पर कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन जो मैक्स प्लैंक थे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये माना कि कोई भी जो एटम होता है, ठीक है, उसकी एक मिनिमम एक लिमिट होती है एनर्जी को गेन करने की और उसे रिलीज करने की। ठीक है, तो उसके लिए उसने वर्ड यूज किया था क्वांटम। ठीक है, और क्वांटम का प्लूरल क्या होता है, क्वांटा, और वैसे क्वांटम का मीनिंग होता है हाउ मच। ठीक है, तो ये इसकी एक थ्योरी थी। इसके बारे में मैंने पहले ही सोच रखा है, इसके बारे में पूरी वीडियो अपलोड करूंगा क्वांटम थ्योरी की, जो मैक्स प्लैंक ने बताई थी 1900 के अंदर, जिसके लिए उन्हें 1918 में नोबेल प्राइज मिला था। तो अगर आप रिक्वेस्ट करते तो मैं वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, उसके लिए आपको कमेंट्स करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। की जो फ्री इंडिया था, स्वतंत्र इंडिया, जो कि 1947 में हुआ था, भारत 15 अगस्त 1947, उसका पहला गवर्नर जनरल कौन था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, लॉर्ड माउंटबेटन, वीवी गिरी, सी राजगोपालचारी, लॉर्ड डलहौजी। इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, देखिए इससे पहले वाइसराय होते थे, गवर्नर जनरल नहीं होते थे। ठीक है, तो फ्री इंडिया का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था सी राजगोपालचारी। ठीक है, अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। जो लॉर्ड डलहौजी थे ये 1848 से लेकर 1856 के बीच में ये वाइसराय रहे थे। ठीक है, और आपको पता है भारत के अंदर जो रेलवे है उसका जनक भी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारत में रेलवे का जो देन है वो लॉर्ड डलहौजी की ही देन है। इसी के जो कार्यकाल था उसमें 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी, और इसी ने 1854 के अंदर जो डाक टिकट थी वो इसने स्टार्ट की थी। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कि जो लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी ने की थी 1854 के अंदर। ठीक है, और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये 1949 से लेकर जुलाई 1948 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। इसके अलावा जो सी राजगोपालचारी है ये 1948 से 1950 तक के बोलते हैं ना अंतिम गवर्नर जनरल थे।
ठीक है। वैसे भारत के प्रथम थे और अंतिम भी गवर्नर जनरल भारतीय ये ही थे। ठीक है। द पंचशील एग्रीमेंट वाज बिटवीन इंडिया एंड, कि जो पंचशील समझौता था वो भारत और किस कंट्री के बीच में हुआ था? तो सबसे पहला ऑप्शन रसिया, सेकंड चाइना, थर्ड ब्राजील और श्रीलंका। देखिए ये जो पंचशील एग्रीमेंट था ये हुआ कब था? तो पंचशील एग्रीमेंट था ये 1954 के अंदर हुआ था। ठीक है। और इसके अंदर जो शांति थी दोनों देशों के बीच बनाए रखने के लिए, उनमें जो 5 सिद्धांत थे उनके ऊपर दोनों देशों के हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री के बीच में हुए थे? इंडिया और चाइना के बीच में सन 1954 के अंदर। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि आपके एग्जाम में ये आ सकता है कि कौन सी कंट्री की कौन सी कैपिटल है और उसकी करेंसी क्या है। तो रशिया का आपको बता चुका हूँ, रशिया की कैपिटल है मॉस्को और इसकी जो करेंसी है वो है रूबल। चाइना की बीजिंग और करेंसी इसकी युआन। ब्राजील की साओ पाउलो और इसकी रियल। और श्रीलंका की कोलंबो और इसकी जो करेंसी है वो इंडिया की तरह रुपया। इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह इनकी रुपया है। ठीक है। ए लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? यानी प्रकाश वर्ष में किसको मापा जाता है? तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन टाइम, सेकंड डिस्टेंस इन स्पेस, लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, फोर्थ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। ठीक है। देखिए जो टाइम है उसको सेकंड में मापते हैं। ठीक है। डिस्टेंस इन स्पेस इसको भी हम लाइट ईयर में नहीं मापते। इसका जो आंसर है वो है लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। आपको पता है जो एक खगोलीय संघ है, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है जिसे हम IAU कहते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या माना है, जो एक लाइट ईयर है, ठीक है, वो कौन सा एक लंबाई का मात्रक है ये, जिसमें जो प्रकाश होता है वो एक निश्चित दूरी को वो तय करता है। और वो निश्चित दूरी कितनी है एक वर्ष के अंदर, उसको अगर वैसे देखा जाए तो वो होती है 9 ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक है। या फिर आप 6 ट्रिलियन उसको मील में कन्वर्ट करें तो 6 ट्रिलियन उसकी मील बनते हैं और 9 ट्रिलियन उसकी किलोमीटर बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ये जो दूरी तय करता है एक साल के अंदर, वो दूरी कौन सी होती है जिसमें जो प्रकाश होता है, ठीक है, वो जो निर्वात बोलते हैं, निर्वात के अंदर 1 जूलियन वर्ष, ठीक है, यानी 365.25 डेज दिन में वो तय करता है, यानी एक साल के अंदर। ठीक है। कितनी दूरी होती है वो 9 ट्रिलियन या 6 ट्रिलियन मील, ये किलोमीटर में, और 6 वाली मील्स के अंदर। ठीक है। तो लाइट ईयर किसके लिए यूज होता है? लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस के लिए। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कि जो विश्व जल दिवस है वो कौन से दिन मनाया जाता है? तो हमारे पास इसके ऑप्शन है 8 मार्च, ये नहीं है, गलत है, 22 मार्च बिल्कुल सही है, 7 अप्रैल गलत है, और 24 अक्टूबर गलत है। देखिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को बना था। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि जो इंडिया है वो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? तो इंडिया 1945 के अंदर इसका सदस्य बन गया था। 8 मार्च और 7 अप्रैल, 22 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। अब बात करते हैं 8 मार्च और 7 अप्रैल की। देखिए 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 7 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल हेल्थ डे, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डेज जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसके अलावा विश्व शांति दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। ओके। क्लाउड बर्स्ट मीन, यानी कि जो बादल फटते हैं उसका कारण क्या है? सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है सोविंग द सीड्स ऑफ ए क्रॉप इन क्लाउडी वेदर, यानी कि जो मौसम, जो वर्षा वाला जो मौसम होता है उसमें जो फसल के बीज होते हैं उसको बोने के कारण। ये तो बिल्कुल इडियट सा क्यों आंसर है, ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अब नॉर्मली हैवी डाउनपोर ऑफ रेन एसोसिएटेड विद ए थंडरस्टॉर्म, यानी कि जो एक भारी ज्यादा खतरनाक तूफान होता है
उसके साथ जो बाहरी ज़्यादा हैवी बरसात होती है उसके कारण, या फिर फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल रेन, जो कृत्रिम वर्षा होती है उसके कारण, या फिर प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड फ्लैक्स ऑफ ए क्लाउडी इन द स्काई। देखिए फ्लैक्स क्या होता है, फ्लैक्स बोलते हैं टुकड़ों को, ठीक है, यानी जो आकाश के अंदर, जो स्काई के अंदर जो बादलों के जो टुकड़े होते हैं जो बिखरे हुए होते हैं उनके कारण, तो इनके कारण भी नहीं होता। देखिए बादल किस कारण फटते हैं, जो बहुत ज्यादा जो तूफान आता है उसके साथ जो ज्यादा मात्रा में जो बरसात होती है उसके कारण बादल फटते हैं, और ये हमेशा नहीं फटते, कभी कभार ही फटते हैं, और इसके जो टाइम होता है वो ज्यादा नहीं होता, मतलब कुछ ही मिनटों के अंदर ये इतनी ज्यादा बरसात कर सकते हैं कि वहां पर एक बोलते हैं बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और जितनी जो ऊंचे जो पर्वतीय स्थल है वहां पर ज्यादा ये फटते हैं। द क्लीनेस्ट इंडिया रेलवे स्टेशन इज, कि भारत का सबसे जो स्वच्छ इंडियन रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो हमारे पास इसके आंसर है पहला मुंबई, नेक्स्ट चेन्नई, बेंगलुरु और सूरत। इसका आंसर है सूरत। देखिए इस बारे में जो हमारे भारत के जो रेलवे मंत्री है सुरेश प्रभु, उन्होंने मार्च 2016 के अंदर एक सर्वे की जो रिपोर्ट जारी की थी, उसके अकॉर्डिंग सूरत, राजकोट और वडोदरा, जो कि तीनों आपको पता है गुजरात के अंदर है, जो भारत में जो टॉप 10 जो सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है उसके अंदर आते हैं। और जो सूरत और जो राजकोट है वो हर साल 60 करोड़ रुपए मतलब पैसे, मतलब अपनी जो सर्विस है उसके द्वारा ये प्राप्त करते हैं, ठीक है। और सूरत सबसे पहले नंबर पर और राजकोट दूसरे, सेकंड नंबर पर भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, सूरत। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद रिमूवल डिसमिसल ऑफ ए सिविल सर्वेंट, कि भारतीय संविधान का कौन सा जो आर्टिकल है वो कोई भी सिविल सर्वेंट होता है उसके रिमूवल और डिसमिस के संबंधित है। तो सबसे पहले आर्टिकल 124, आर्टिकल 311, आर्टिकल 262 और आर्टिकल 368। देखिए इसमें सबसे पहले जो आर्टिकल 124 है ये तो इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि वो आर्टिकल 124 किससे संबंधित है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी संरचना से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 262 ये किससे संबंधित है, ये मतलब कोई भी राज्य, मान लीजिए दो राज्य, उनके बीच में जो नदी या जो पानी से संबंधित जितने जो विवाद होते हैं उससे संबंधित आर्टिकल 262 है। पता पीछे हरियाणा और पंजाब के बीच में इससे संबंधित इश्यू हुआ था। और आर्टिकल 368 क्या है, इसके अंदर क्या है, कोई भी भारतीय संविधान है, ठीक है, उसका जो भी कहीं पर भी उसमें आवश्यकता हो, अगर उसमें कहीं पर भी संशोधन करना हो संविधान के अंदर, तो वो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, आर्टिकल नंबर 311। इसके अकॉर्डिंग कोई भी जो सिविल सर्वेंट है, ठीक है, उसके रिमूवल और डिसमिसल से संबंधित इसमें कार्य किया जाता है, आर्टिकल 311। इन विच रीजन द टेरेस फार्मिंग इज डन, यह बोलते हैं जो टेरेस फार्मिंग बोलते हैं जो सीढ़ीदार, ठीक है, जो ऐसे खेती होती है वो कौन से रीजन, कौन से क्षेत्र में की जाती है। सबसे पहले ड्राई रीजन, स्लोप्स ऑफ हिल, माउंटेन टॉप्स और रूफ क्रॉप्स। देखिए जो टेरेस फार्मिंग होती है वो की जाती है स्लोप्स ऑफ हिल, कोई भी हिल है उसके जो स्लोप है उसके अंदर ये की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए कोई भी जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, तो इसको यहाँ से ऐसे काट दिया जाता है, एक सीढ़ी नुमा इसको आकार दे दिया जाता है, और यहाँ पर इसमें पौधे लगाए जाते हैं, और ऊपर से पानी की सप्लाई यहाँ पर होती रहती है, ठीक है। तो जो स्लोप ऑफ हिल्स होते हैं वहां पर जो टेरेस फार्मिंग होती है वो की जाती है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित जो नाव है उसका नाम है आदित्य, किस राज्य में शुरू की गई है। इसके आपके चार ऑप्शन है, हरियाणा, केरल, पंजाब और गुजरात। जो भी आपको आंसर ठीक लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि परसों से हम हमारी जो बुक है वो डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो प्लीज इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, अगर आपको आंसर ना भी आता तो भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारे जितने भी जो मेंबर्स हैं हमारे इस चैनल के वो कितनी ज्यादा एक्टिव है, अपने कितने ज्यादा सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर, उसमें कितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स इन 1976 वाज एन आउटकम ऑफ शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके कारण कौन सी एक घटना 1976 में निकलकर सामने आई थी। तो पहला हमारा ऑप्शन है रिजप्शन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, सेकंड हाल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, arises wars condition in both the countries, areas conflicts in trade and mutual benefits between both the countries। यानी कि इसका मतलब क्या है, रिसेप्शन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन मतलब कि जो दोनों कंट्री थी उनके जो दूतावास होते हैं उनके स्तर पर उन दोनों के बीच में राजनयिक संबंध की शुरुआत हुई, या फिर जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं उनके प्रोडक्शन पर रोक लगी, या फिर दोनों देशों के बीच में जो युद्ध वाली स्थिति है वो पैदा हो गई, या फिर जो दोनों देश थे उनके बीच में अपना जो ट्रेड व्यापार और जो म्यूचुअल बेनिफिट थे यानी जो आपसी फायदे थे मुनाफे थे उनके लिए दोनों देशों के बीच में मतभेद या कन्फ्लिक्ट यानी विवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या निकला था 1976 के में कि दोनों देशों के बीच में जो दूतावास स्तर था उस पर जो राजनयिक संबंध थे उनकी शुरुआत हुई थी। ये जो शिमला एग्रीमेंट जो था ये 1972 के अंदर हुआ था। ठीक है, और 1976 में इसका ये रिजल्ट निकला था जो काफी अच्छा था। Which of the following country is the highest per capita emitter of carbon dioxide in the world? कि निम्न में से कौन सी कंट्री की हाईएस्ट पर कैपिटा एमिटर और कार्बन डाइऑक्साइड है? सबसे पहले आंसर है सऊदी अरबिया, कतर, यूएस और इंडिया। इसका जो आंसर है वो है कतर। देखिए जो यूरोपीय आयोग था, ठीक है, और उसके साथ जो नीदरलैंड एनवायरमेंटल असेसमेंट एजेंसी थी, उन्होंने 2014 में एक रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, अपना डाटाबेस जारी किया था। उसके अकॉर्डिंग 2013 की बात की जा रही है, उसके अंदर जो प्रति व्यक्ति, ठीक है, इसके हिंदी में बोले तो प्रति व्यक्ति जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो एमिटर था, जो उत्सर्जन था, उसके अंदर कतर सबसे नंबर 1 था। ठीक है, और इसकी जो क्षमता थी कतर की वो कितनी थी 39.13। ठीक है, 39.13 इसके उसमें रैंकिंग दी गई थी। उसके बाद कुवैत था। ठीक है, उसके बाद में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान प्रति व्यक्ति जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन था उसमें 4 नंबर पर थे। यानी सबसे पहले कतर, कतर के बाद कौन सा था कुवैत, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और 4th नंबर पर ओमान जिसकी 18.92 थी। तो सबसे पहले कौन था कतर, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रति व्यक्ति जो खपत होती है, जो उत्सर्जन होता है उसमें नंबर 1 पर था। The SI unit of luminous emittance is, ठीक है, जो luminous emittance है इसकी जो SI जो यूनिट है, SI जो इकाई है वो क्या है? सबसे पहले लक्स, कैंडेला, ल्यूमेन और ल्यूमेन सेकंड। तो इसका जो आंसर है वो है लक्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिपन तीव्रता। ठीक है, इसको ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर में इसको भी मापते हैं। ठीक है, जो कैंडेला है वो किसकी ऐसा यूनिट है? कैंडेला है ज्योति तीव्रता, जिसको CD के द्वारा हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और ल्यूमेन किसकी है? जो ज्योति फ्लक्स होता है उसकी ऐसा यूनिट है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट है जो आपके एग्जाम में आ सकती है, जैसे दाब की ऐसा यूनिट क्या होती है? दाब की होती है पास्कल। इसके अलावा जो वायुमंडल दाब है उसकी क्या होती है? वायुमंडल दाब की होती है बार। और जो विद्युत धारिता होती है उसके ऐसा यूनिट क्या होती है? फेराडे। एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर इनका नाम रखा गया फेराडे। इसके अलावा जो समुद्र दूरी होती है, ठीक है, जो समुद्र होता है उसके बीच में जो दूरी होती है उसको जो मापते हैं उसके लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं? उसको बोलते हैं नॉटिकल मील। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन कंपाउंड ऑफ वाटर इंक? जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, आपने इलेक्शन में अपना इलेक्ट जरूर किया होगा, अपने वोट जरूर डाला होगा, तो उस टाइम हमारे हाथ पे जो उंगली होती है उस पर एक वाटर इंक से इंडिकेट करते हैं ताकि ये पता चल सके कि आपने वोट दिए या नहीं दिए। ठीक है, तो उसके जो कंपाउंड होता है इस वाटर इंक के वो कौन सा होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम, ये बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट और लास्ट अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है,
तो इसका आंसर है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का इसके अलावा एक जगह और भी यूज होता है, जो दर्पण होते हैं, जो शीशे होते हैं, उनको बनाने के लिए भी सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। और इसका जो फार्मूला होता है, जो केमिकल फार्मूला क्या होता है, AgNO3, ठीक है। और जो अमोनियम नाइट्रेट होता है, इसका यूज किया जाता है जो खाद होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, उसको बनाने के लिए। और अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या है, NH4NO3। इसके अलावा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, यहाँ पर सॉरी बाइकार्बोनेट, इसका यूज किस लिए किया जाता है, जो बेकिंग सोडा होता है उसको बनाने के लिए। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। CO3 किस लिए, इसमें कार्बोनेट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लीजिए जो एसिटिक अम्ल होता है वो किस लिए यूज होता है, तो एसिटिक अम्ल यूज होता है जो सिरका होता है उसको बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी जो एसिड है, अम्ल है, उन सभी के अंदर एक कॉमन बात क्या होती है कि उन सभी के अंदर हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो काफी एग्जाम में रिपीट हुआ है कि जितने भी जो एसिड होते हैं उनके अंदर कौन सा एक सभी के अंदर ऐसा होता है, तो उसके सभी के अंदर हाइड्रोजन होता ही होता है। हाइड्रोजन के बिना वो एसिड बन ही नहीं सकता। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आपके जितने भी जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, सभी पर इसको सेंड कीजिएगा ताकि जो अदर स्टूडेंट है उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उसकी सूचना आपको मिल सके। इसके अलावा आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं साइंस की सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। अगर आपके कमेंट्स आते हैं, ठीक है, अगर आप रिक्वेस्ट करते तो मैं साइंस की सीरीज स्टार्ट करूँ जिसमें जितने भी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, जो बायोलॉजी है उससे संबंधित वीडियो में बनाऊंगा अलग अलग टॉपिक के ऊपर, जो आपके हिंदी मीडियम में होगी उसको इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, ठीक है। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाँ तो प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू द आंसर। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।